नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मगध साम्राज्य के बारे में इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पीछे के क्लास में जैसा कि हमने बताया था कि महाजनपद के बारे में हम पढ़ रहे थे। महाजनपद के बारे में हम पढ़ रहे थे और 16 जनपद पढ़े थे, जिसमें से मगध भी एक जनपद महाजनपद था। और जैसा कि आप जानते हैं कि महाजनपद का उल्लेख जो है हमको अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है, तो उसका डिस्कस इससे पीछे क्लास में हमने किया है। अगर आपने क्लास नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और उससे पीछे का जो भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति का जो क्लास है और सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो मगध साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि मगध साम्राज्य में वसु राजा था, जिसका पुत्र जो है बृहद्रथ था, और इसका पुत्र जो है जरासंध था वसु, ठीक है। तो यहाँ से कहानी हम अपना स्टार्ट करते हैं। मगध का जो चर्चा है हमको रूपरेखा महाभारत और पुराणों में देखने को मिलता है। और आप जैसा कि जानते हैं कि मगध में सबसे प्राचीन राजवंश जो था वो बृहद्रथ था। इसको बृहद्रथ वंश के भी नाम से जानते हैं। और जरासंध ये जो है जरासंध का पिता एवं वसु का पुत्र था, यानी इसके फादर वसु और इसका जो पुत्र था वो जरासंध था। मगध की आरंभिक राजधानी जो थी वो वसुमती या गिरिब्रिज के नाम से जाना जाता था, जिसका एस्टेब्लिश करता जो है वसु रहे हैं, जो बृहद्रथ के पिता थे, ठीक है। आते हैं आगे, जानते हैं। बृहद्रथ का पुत्र जो है जरासंध बहुत पराक्रमी राजा था, जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया था। उसे श्री कृष्ण जो क्या किए, श्री कृष्ण निर्देश दिए और उसके निर्देश पर भीम के हाथों पराजित होकर उसे मरना पड़ा था। और रिपुंज इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। ये जो है एक कमजोर और अयोग्य राजा था। अंततः उसे मंत्री पुलिक ने उसकी हत्या कर दी थी। हत्या करवाकर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, और वहाँ से कहानी स्टार्ट हो जाता है हर्यक वंश का, ठीक है। हर्यक वंश के विषय में जानते हैं, उसके बाद पॉइंट टेबल से हम समझेंगे पूरा मगध साम्राज्य को। तो बृहद्रथ वंश के पश्चात मगध में हर्यक वंश की स्थापना हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि हर्यक वंश 544 ईस्वी से 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया है। और हर्यक वंश, इस वंश का स्थापना जो है बिंबिसार के द्वारा किया गया है, ठीक है। और मगध का शासक बिंबिसार बुद्ध का समकालीन कहा जाता है। और बुद्ध का समकालीन इसीलिए क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ है, तो यानी कि अगर इसके बीच में शासन, बिंबिसार का शासन इसके बीच में था 544 से, तो कहीं ना कहीं ये इसके समकालीन रहा, ठीक है, या समकालीन होगा। इसी बीच में स्टोरी, चूँकि आपको बौद्ध और प्लस जैन धर्म का क्लास हम अभी नहीं कराए हैं, इसके बाद के क्लास में उसका क्लास किया जाएगा। चूँकि ये दोनों समकालीन ही कुछ स्टोरी मगध का और बौद्ध धर्म जैन धर्म जो भी है, इसका जो स्टोरी है वो लगभग समकालीन है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 483 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। उसी प्रकार आप महावीर स्वामी के विषय में जान लेते हैं कि महावीर जी का जन्म जो है 540 ईस्वी पूर्व से लेके और मृत्यु जो है इसका 468 ईस्वी पूर्व इनका मृत्यु हुआ है। और हर्यक वंश के विषय में आप जान लीजिए कि मगध साम्राज्य जो है 544 से लेके आपको 323 ईस्वी तक देखने को मिलता है, पूरा मगध साम्राज्य, जिसमें तीन मुख्यतः वंश हुए हैं। इसमें हर्यक वंश आपको है, उसके बाद सेकेंड है शिशुनाग वंश,
और उसके बाद थर्ड है नंद वंश। नंद वंश सबसे लास्ट है मगध साम्राज्य के अंतर्गत। और इसी का लास्ट शासक जो था घनानंद, इसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य जो है एक नया साम्राज्य का स्थापना किया है, जिसको मौर्य वंश के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ तक याद रखें कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, दोनों जो धर्म है इसके समकालीन रहा है। और बहुत सारा बौद्ध संगीति जो है इसी के टाइम में, यानी कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही हुआ है, जो आगे आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म में देखने को मिलेगा। तो इसी के विषय में कहा गया है कि मगध शासन जो है, का शासक बिंबिसार जो है वो बुद्ध के समकालीन कहा जाता है या माना जाता है। अब हम इस पॉइंट में यहाँ से समझते हैं कि एक पॉइंट के द्वारा जानते हैं वन मिनट। हर एक वंश जो है बौद्ध धर्म के समर्थक थे और इसका संस्थापक बिंबिसार है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनका हर एक वंश का शासन जो है 544 ईस्वी से 412, मेरा पेंसिल वर्क करना छोड़ दिया है, 544 से लेके 412 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा है, हर एक वंश का शासन रहा है। उसके बाद शिशुनाग 412 से लेके आपको 344 ईस्वी पूर्व तक आपको शिशुनाग वंश देखने को मिलता है। और 344 से 323 तक आपको नंद वंश का शासन आपको देखने को मिलता है। तो आप अपने जब नोट पैड पे या नोट कॉपी पे इसको तैयार करेंगे तो यहाँ ही प्रदर्शित उसे जरूर कर लेंगे, ठीक है। और हर एक वंश में 3 शासक हुए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और लास्ट जो हुए हैं उदयन। फिर से देखें, 3 शासक हर एक वंश में हुए हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। 3 हुए उदयन और उदयन के उत्तराधिकारी जो भी रहे हैं, ठीक है, पुत्र वगैरह उत्तराधिकारी। और शिशुनाग वंश में शिशुनाग, उसके बाद आपको कालाशोक या काकवर्ण के नाम से जानते हैं, ये रहे हैं। और उसके बाद इनका काकवर्ण का 10 पुत्र जो है यहाँ शासन किए हैं, ठीक है। उसके नंद वंश में आपको देखने को मिलेगा, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के नाम से जाना जाता है, ये रहे हैं। और इनके 10 जो पुत्र हैं, 8 पुत्र जो हैं वो रहे हैं। इसी के पुत्र जो है लास्ट घनानंद, वो अंतिम शासक नंद वंश के थे, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लीजिए आप टाइम पीरियड कि हर एक वंश जो है 544 से 1 मिनट, हर एक वंश का जो है 1 मिनट, हर एक वंश का 544 से 412 ईस्वी पूर्व, मगध का 412 से शिशुनाग का 412 से 344 ईस्वी पूर्व तक, और नंद वंश का 344 से 323 ईस्वी पूर्व तक शासन रहा, ठीक है। इसमें हमने बोला हर एक वंश में बिंबिसार और अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद उदयन और इनके उत्तराधिकारी। फिर से याद रखें कि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन 3 गो रहा। और शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कालाशोक या काकवर्ण के नाम से जानते हैं, और इनके 10 पुत्र, ठीक है। और नंद वंश में महापद्म नंद और इनके भी 8 पुत्र,
ये सब शासक रहे मगध साम्राज्य के अंतर्गत, और इसका ही डिस्कस हम धीरे धीरे अपन इस चरणों में करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे जो है हर एक वंश का सबसे लास्ट शासक जो था नागदशक था, और नागदशक के बाद यहाँ जो शिशुनाग वंश का स्थापना जो किए हैं वो शिशुनाग किए हैं। ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन था? काकवन या कालाशोक का लास्ट जो शासक था, पुत्र जो था 10 में से, नंदीवर्धन के नाम से जानते हैं। और इसके बाद एस्टेब्लिश किया गया है नंद वंश का, और नंद वंश का शासक जो है महापद्म नंद है, और लास्ट शासक घनानंद है। ठीक है, अब इसका धीरे धीरे हम डिस्कस इसका करने जा रहे हैं अलग अलग। बिंबिसार के बारे में जानते हैं कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। जैन साहित्य में इसे सुरोनिक कहा गया है। टाइम पीरियड बिंबिसार का आप पीछे भी बताए हैं कि 544 से 492 ईस्वी तक बिंबिसार, और जैन साहित्य में इसे सुरोनिक कहा गया है। और बिंबिसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार कर लिया था और उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन महाकौशल थी। इस विवाह से कौशल के साथ उसकी शत्रुता समाप्त हो गई थी। ठीक है, दूसरी के बारे में आते हैं। उसकी दूसरी पत्नी जो है वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। और तीसरी रानी पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा थी। ठीक है, तो एक प्रकार 3 पत्नी थी, महाकौशल, उसके बाद चेलना, उसके बाद क्षेमा। ठीक है, तो आगे का पॉइंट देखते हैं। विभिन्न राजकुलों से वैवाहिक संबंधों के कारण बिंबिसार को अत्यधिक राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली हुई थी। वो बात अलग है कि अभी शादी 3 कुल में कर ले तो प्रतिष्ठा कितना मिलेगा। मगध की वास्तविक शत्रुता अवंती से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। मगध की वास्तविक शत्रुता जो है दुश्मनी अवंती से थी, और जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करता था, जिसके राजा चंडप्रद्योत महासेन की बिंबिसार से युद्ध हुआ था, किंतु दोनों ने अंत में मित्र बन गया। मित्र बनना ही उचित समझा। जब चंडप्रद्योत को पीलिया रोग हो गया, तब बिंबिसार ने अवंती राज, अब उस समय कैसे चेक करता हुआ पीलिया रोग कैसे होता, अवंती राज के अनुरोध पर राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। बिंबिसार ने अंग देश के साथ भ्रातृत को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उस समय उसे ब्रज के नाम से जाना करते थे या जाना जाता था। अब बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से ईस्वी से लेकर 492 ईस्वी तक शासन किया है। और इसके राजा हैं प्रद्योत, अवंती, उदयन जो है वत्स, और राजा जो हैं प्रसेनजीत, कौशल, और अजातशत्रु मगध। ठीक है, अब अजातशत्रु के बारे में जान लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। तो इसका अजातशत्रु का जो है ये 492 से लेकर 460 ईस्वी तक शासन किए हैं। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सिंहासन पर बैठा था, इसीलिए उसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है इतिहास में। और बीपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है
पितृहंता किसे कहा जाता है इतिहास में? तो अजातशत्रु को। पितृहंता का मतलब क्या होता है? पिता की हत्या करने वाला। पिता की हत्या कर दिया और अपना खुद ही गद्दी पर बैठ गया। वह बौद्ध और जैन दोनों मतों के प्रेषक थे। बौद्ध और जो जैन दोनों धर्म को मानते थे। उसके शासनकाल में 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ। ठीक है। इसने राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। याद रखेंगे, यहाँ से पूछता है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है राजगीर की सप्तपर्णी गुफा के महाकश्यप के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, महाकश्यप। बौद्ध धर्म, इसका चर्चा हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी कर लेंगे अगला चैप्टर में, लेकिन फिर भी यहाँ याद रखें महाकश्यप की अध्यक्षता में कहाँ किया गया था? राजगीर की सप्तवर्षीय गुफा में। ठीक है। इसकी हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। अपने संपूर्ण जो है शासनकाल में उसने विस्तार की आक्रामक नीति से काम किया था। देखिए, प्रथम जो बिंबिसार था उसका पुत्र जो है अजातशत्रु मार दिया, और इसको जो है अजातशत्रु का इसका पुत्र उदयन जो है इसने मार दिया। अब दोनों पितृहंता हुआ। चलिए आगे जानते हैं। शायद बीच में रिकॉर्डिंग कर पाया है कि नहीं, इसका आप सुनेंगे तो नहीं। बीच में अगर रिकॉर्डिंग हो पाया होगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लिख देना, कमेंट में लिख देना, हम फिर से इस पे देख लेंगे। चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। किसने लिच्छवियों, चूँकि आप जानते हैं कि अजातशत्रु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उसने लिच्छवियों में फूट डालने के एक षड्यंत्र रचा एवं अंत में उस पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। उसने स्वतंत्र को नष्ट कर डाला। उसने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया। उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा एक हथियार जुड़ा हुआ था। ठीक है। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं में कौशाम्बी के वत्सों को हराया था और अब वे मगध पर आक्रमण करने की धमकी जो है दे रहा था। अजातशत्रु ने राजगीर में की किलेबंदी कर दी थी। अजातशत्रु के जीवन काल में अवंती को मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने का कोई भी अवसर नहीं मिल पाया था। ठीक है। अब जानते हैं उदयन के बारे में। चूँकि आप जानते हैं कि उदयन के बारे में जानते हैं। उदयन के बारे में सबसे पहले तो आपने देखा कि बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा, और अजातशत्रु को मार के उदयन जो है गद्दी पर बैठा था। और इसका टाइम पीरियड जो है 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक रहा है। अजातशत्रु के बाद यहाँ पॉइंट देख लीजिए, 460 से 444 ईस्वी पूर्व रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि लगभग कितना रहा है। मगध के सिंहासन पर अजातशत्रु के बाद उदयन जो है मगध के सिंहासन बैठा। उसने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया हुआ था या बनवाया। मगध का साम्राज्य अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैल गया था। ठीक है। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रमवार राज्य किया है। पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद क्रमवार शासन किया। पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके पश्चात जो है जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतार दिया, यानी पिता को मारने वाला पितृहंताओं को क्या किया, शासन से उतारकर शिशुनाग वंश की नामक एक योग्य अमात्य को राजा बनाया। इसी ने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। ठीक है। अब आते हैं, जानते हैं शिशुनाग के
वंश के बारे में। शिशुनाग वंश का टाइम पीरियड जो है 412 ईस्वी से लेके 344 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, शिशुनाग वंश में 412 से 398 ईस्वी तक शिशुनाग नाम का शासक था। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग ही था और इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी जो है वैशाली स्थानांतरित कर दी थी। और उसके बाद सेकंड जानते हैं कालाशोक, उपनाम काकवर्ण के भी नाम से इतिहास में हमको जानने को मिलता है। और इसका टाइम पीरियड जो है शासन करने का 394 से 366 ईस्वी तक रहा है। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र से क्या किया, पाटलिपुत्र से स्थापित, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली थी। कहाँ से? वैशाली से। और वैशाली किसके द्वारा कर लिया गया था? तो शिशुनाग के द्वारा। और ये जब कालाशोक जो शासन गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया, मगध से पुनः जो राजधानी है पाटलिपुत्र जो है इसको स्थानांतरित कर लिया था। ठीक है, इसके बाद पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बन गई। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ है। याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कालाशोक के शासन के समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ है। कालाशोक की हत्या जो है राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंप कर दिया था। उस समय भी छुरा था, छुरा का प्रचलन था, घोंप के कर दिया। इस वंश का अंतिम शासक जो है महानंदीन या नंदीवर्धन के नाम से जानते हैं, अंतिम वह शासक था। चूँकि आप जानते हैं कि पहला जो है शिशुनाग, उसके बाद फिर से देख लीजिए शिशुनाग, इसके बाद जो है शासक बना है कालाशोक या काकवर्ण के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो है इसका 10 पुत्र उत्तराधिकारी बना है। ठीक है, तो उसी क्रम में है अंतिम शासक महानंदीन या नंदीवर्धन के नाम से जाना जाता। शिशुनागों के बाद नंदों का जो है शासन स्टार्ट हो गया था। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक बाद में चल के सिद्ध हुए थे। ठीक है, अब हम जानते हैं नंद वंश के बारे में। क्लास भी लंबा होता जा रहा है लेकिन इसको आज हम लास्ट कर देंगे मगध साम्राज्य का। इसके बाद के क्लासों में आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ा बीच में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद के क्लास में हम इसी के वंश में जो लास्ट शासक है उससे हम लिंक जोड़ के मौर्य साम्राज्य का एस्टेब्लिश करेंगे और मौर्य साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नंद वंश अंतिम शासक किसका? मगध साम्राज्य के अंतर्गत। और इसका टाइम पीरियड जो है 344 से लेके 324 या 23 तक रहा है। इस वंश का संस्थापक महानंदीन था। महानंदीन ने नंद वंश की स्थापना की थी, परंतु वध एक शूद्रदासी पुत्र महापद्म ने कर दिया था। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए हैं और इसे कारण नवनंद कहा जाता है। ठीक है, महाबोधि वंश में उसके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, महानंदीन, उसके पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोवी शासक, 10 सिद्धि, कैवर्त, घनानंद। ऐसा नाम है कि याद भी ना इंसान को रहे। उसमें उग्रसेन को पुराणों में महापद्म कहा गया है। शेष 8 को उसके पुत्र के नाम से जानते हैं। यानी कि कह सकते हैं, एक बार पुनः देख ले कि महानंदीन, इसके बाद इसका 8 पुत्र। ठीक है, और लास्ट जो रहा है घनानंद, कि किस वंश का? तो नंद वंश का। चलिए महापद्म नंद के बारे में जानते हैं। महापद्म नंद इसी को कहा जाता है, महानंदीन को। ठीक है, महापद्म नंद ने अपने को एकराट कहा है। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था।
इसने प्रथम कलिंग कलिंग की विजय हासिल की थी। वहाँ एक नगर खुदवाई जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी, यहाँ से देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनाता है। एनसीईआरटी, चूँकि आप जानते हैं कि एनसीईआरटी हम सार पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोई भी बुक से 6 से लेकर 12 क्लास तक के बुक का, तो उसका सार है। यहाँ से आपको क्वेश्चन छूटने का चांस कम रहता है। ठीक है, तो आते हैं। उल्लेख के बाद कलिंग शासक खारवेल ने अपने हाथी गुफा में अभिलेख में इसका उल्लेख किया, कलिंग विजय का। ठीक है, चलिए इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्म नंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा ले आए थे और व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट रहा है। ठीक है, पुराणों में इसे सौरथ छात्रक की उपाधि प्रदान की गई है। अब आते हैं घनानंद के बारे में, डायरेक्ट जान लेते हैं। चूँकि बीच में हमने छोड़ा, चूँकि 8 पुत्र जैसा कि आप जानते हैं कि पांडुक, बीच में भी हम डिस्कस कर दिए हैं, पांडुक, पांडुगति, भूतकाल, भूतपाल, उसके बाद था राष्ट्रपाल, उसके बाद था गोविशानक, उसके बाद था 10 सिद्धिक, उसके बाद था कैवर्त, उसके बाद लास्ट जो शासक है वो घनानंद। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद सिकंदर का समकालीन था। आप जैसा कि जानते हैं कि इस बीच में भारत में विदेशी आक्रमण भी आपको देखने को मिलता है। अब कहाँ देखने को मिला है? ईरानी, बीच में आपको चर्चा जो किया है कि महापद्म नंद के 8 पुत्रों में घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था, तो इस आप यहाँ याद रखें कि इसी बीच में ईरानी और मकदूनियाई का जो है आक्रमण भारत में हुआ है, प्रथम विदेशी आक्रमण इतिहास काल में। वैसे मध्यकालीन भारत में भी आप देखे होंगे कि अरबों का आक्रमण हुआ था, लेकिन उससे पीछे ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण हुआ था। इसी का जो सिकंदर है वो इसका घनानंद का समकालीन था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनाने का चांस है कि घनानंद किसके समकालीन था, तो सिकंदर के। इसका भी डिस्कस हम कोई अगले क्लास में करेंगे विदेशी आक्रमण के अंतर्गत। तो ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अग्रमीज भी कहा गया है। घनानंद के समय 325 घनानंद के समय ही 325 ईस्वी में सिकंदर ने पश्चिमी उत्तर, जैसे इंडिया कुछ ऐसे स्क्वायरिश बनाते हैं, तो पश्चिमी उत्तर हिस्सा इस प्रकार से अरबों का भी शासन जो है मध्यकालीन में आपको देखने को मिलेगा, तो इधर से ही हुआ है। तो घनानंद के समय 325 ईस्वी में सिकंदर ने पश्चिमी उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। चलिए लास्ट वंश, यह जो है नंद वंश का अंतिम सम्राट था, जैसा कि आप जानते हैं, और जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कार्य से इसमें असंतुष्टि थी। इसका लाभ जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाकर चाणक्य की मदद से इसकी हत्या करवा दी थी और मौर्य वंश की स्थापना किया था। इसी समय में सिकंदर ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया था। इसका डिस्कस मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किया जाएगा। और नंद वंश जो है, नंद शासन जैन मत के पोषक थे और घनानंद के जैन अमात्य शकटाल और स्थूलभद्र थे। उपवर्ष वर रुचि एवं कात्यायन जैसे विद्वान नंद वंश काल में उत्पन्न हुए थे। तो ये चलिए आगे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नंद वंश जो है, नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है, यह ऐसा सुनने को मिलता है कि इसकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से 6,000 के बीच हाथी था। 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी थी और मौर्य वंश की नींव
डाली थी। मौर्य के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंच गया था। देखिए 1 मिनट, 1 मिनट आप ये याद रखेंगे कि यहाँ से ही मौर्य साम्राज्य का डिस्कस किया जाएगा अगले क्लास में, ठीक है। और जान लेते हैं मगध साम्राज्य के सफलता के क्या क्या कारण था जो इतना दिन शासन कर पाया। इतना दिन कहने का मतलब इतना दिन कहने का मतलब 544 ईस्वी से 323 ईस्वी तक, ठीक है, इतना दिन शासन किया है। तो उसके सफलता के क्या क्या कारण थे इसके विषय में थोड़ा जान लेते हैं कि इस काल में भारत में सबसे बड़े राज्य की स्थापना बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म जैसे कई साहसी और महत्वाकांक्षी शासक के प्रयासों से हुई थी मगध साम्राज्य की। और लौह युग में मगध साम्राज्य भौगोलिक स्थिति बहुत उपयुक्त थी क्योंकि लोहे से समृद्ध भंडार मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर से बहुत दूर नहीं थी। समुद्र समृद्ध लौह खनिज भंडार के समीपतम सुविधा के कारण मगध के शासक अपने लिए प्रभावशाली हथियारों तैयार किया करते थे। मगध की दोनों राजधानियां प्रथम राजगीर और द्वितीय पाटलिपुत्रा सामरिक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। राजगीर पहाड़ियाँ की श्रृंखला से घिरा था। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों की श्रृंखला से घिरा था, इसीलिए दुभ्रेद के नाम से जानते हैं। पाटलिपुत्रा गंगा और सोन नदी के संगम स्थान था तथा पाटलिपुत्रा से थोड़ी दूर पर घाघरा नदी गंगा से मिलती थी। चारों ओर नदियां से घिरे होने के कारण पटना की स्थिति अवैध थी, अद्वितीय थी, यूनिक थी, ठीक है। इसे सोन और गंगा पश्चिम और उत्तर की ओर से घिरे हुई थी, वही पुनपुन दक्षिण और पूर्व की ओर से घिरे हुआ था। इस प्रकार पाटलिपुत्रा का सही रूप में एक जल दुर्ग था, ठीक है। आते हैं प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि इस प्रदेश में अनेक प्रकार के चावल पैदा हुआ करता था। चावल प्रयाग से पश्चिम के क्षेत्र की अपेक्षा यह प्रदेश कहीं अधिक उपजाऊ था। यहाँ के किसान पर्याप्त अनाज उपजा लेते थे और भरण पोषण के बाद उसके पास पर्याप्त अनाज बचता था। शासक कर के रूप में अतिरिक्त अनाज जो है उपज को एकत्र कर लिया करते थे, ठीक है। और मगध के शासकों ने नगरों के उत्थान और धातु से बने सिक्कों का भी प्रचलन से लाभ उठाया था। सैनिक संगठन के विषय में मगध को एक विशेष सुविधा जो है प्रदान की गई थी। भारतीय राज्य घोड़े और रथ के उपयोग से भली भांति परिचित थे, किंतु मगध पहला राज्य था जिसे अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। कहा जाता है, यूनानी स्रोतों में हमें देखने को मिलता है कि यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नंदों के पास जो है 6000 हाथी था, 6000 के आसपास हाथी था। तो आपने देखा कि इस क्लास में हमने मुख्यतः डिस्कस कर लिया, फिर से एक बार देख लीजिए, वैसे क्लास बहुत लंबा हो गया है। तो हमने देखा कि हर्यक वंश, उसके बाद हमने जाना शिशुनाग वंश के बारे में, शिशुनाग वंश, उसके बाद हमने जाना नंद वंश के बारे में, ठीक है। और इसका स्टार्ट बिंबिसार के बारे में जाना, अजातशत्रु के बारे में जाना, उदयन के बारे में जाना, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने देखा शिशुनाग के बारे में जाना और उसके बाद हमें काला शोक या काकवर्ण के बारे में हम जाना। उसके बाद इसमें आपने देखा महापद्म नंद के बारे में, यह महानंदिन के नाम इसके बारे में जाना। और उसके बाद हमने जाना सबसे लास्ट शासक जो है घनानंद के बारे में और कैसे इसका सफलता मिला और कैसे ये साम्राज्य घनानंद की हत्या कर चंद्रगुप्त मौर्य ने है, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर एक नया साम्राज्य का नींव रखा, जिसे इतिहास में मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। और इसी के बीच में आपने देखा कि बौद्ध संगति भी हुई है और राजधानी ट्रांसफर वैशाली
पाटलिपुत्रा वगैरह का डिस्कस हमने इस क्लास में किया। और इसमें क्लास में हमने देखा कि समकालीन बुद्ध के समकालीन था और घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन था। तो इतना का डिस्कस हम मगध साम्राज्य के अंतर्गत किया। और आशा करते हैं कि आपको क्लास ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।